Welcome to Taxias Engineering. Hello students. Here I am Himanshi Agrawal. Here I am explaining program of switch case statement in C, C++, C has Java programming language. तो आज आप सभी स्टूडेंट क्या सीखने वाले हो? तो आज आप सभी स्टूडेंट सीखने वाले हो स्विच केस स्टेटमेंट का प्रोग्राम बनाना। किसका प्रोग्राम? स्विच केस स्टेटमेंट का। ये प्रोग्राम सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है, स्विच केसेस कैसे बनाए जाते हैं, स्विच केसेस कैसे बनाए जाते हैं। इसके लिए मैंने एक सिंटेक्स वाली जो वीडियो दी थी, फंक्शनिंग एंड सिंटेक्स वाली जो वीडियो मेरी लास्ट वीडियो थी, उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, तो उससे आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ आपको प्रोग्राम और अच्छे से समझ आएगा और आपके एक एक डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। मेरी स्विच केस पर 2 वीडियोस आ चुकी हैं, जिसमें पहली वाली वीडियो में मैंने बताया था, जो मेरा पहला वीडियो था उसमें मैंने बताया कि स्विच केस स्टेटमेंट होता क्या है, स्विच केस स्टेटमेंट को बनाते समय किन किन पॉइंट्स को फोकस करना होता है, किन किन पॉइंट्स पर फोकस करके स्विच केस बनाए जाते हैं, स्विच के केसेस बनाए जाते हैं, स्विच का सिंटैक्स लिखा जाता है, फंक्शनिंग लिखी जाती है। तो वो सब चीजें मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था। स्विच की मेरी 2 वीडियोस आ चुकी हैं। एक मेरा लूपिंग स्टेटमेंट कंप्लीट हो ही गया, अपना जो लूपिंग ट्यूटोरियल था लूपिंग स्टेटमेंट का, और कंडीशनल स्टेटमेंट का भी हो गया। अब स्विच केस जो स्टेटमेंट है वो हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाता है। तो अब कंट्रोल स्टेटमेंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, स्विच केस के ऊपर। कंट्रोल स्टेटमेंट में ओनली स्विच केस आता है। लूपिंग स्टेटमेंट में 3 आते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। तो वो कंप्लीट ट्यूटोरियल कंप्लीट हो चुका है। और कंडीशनल स्टेटमेंट में आता है इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स इफ लैडर, उसमें 4-5 आते हैं। तो वो भी अपना जो कंडीशनल स्टेटमेंट था वो कंप्लीट हो चुका है, इफ एल्स वाला। और ये आ गया अपना कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसमें हमारा है स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट पर भी मेरी 2 वीडियोस आ चुकी है, जिसमें पहली वीडियो में मैंने बताया था स्विच केस स्टेटमेंट होता क्या है, स्विच केस स्टेटमेंट बनाते समय किन किन पॉइंट्स पर फोकस करना होता है। ये हमारा पहली वीडियो में था। सेकंड वीडियो में हमारा था फंक्शनिंग और सिंटैक्स क्या होता है। और इन दोनों वीडियोस में मैंने फुल ऑफ ओवरव्यू दिया हुआ है आपको स्विच केस के ऊपर, तो आप उन दोनों को देख लीजिएगा। वो वीडियो मेरी बहुत अच्छी वीडियोस बनी हुई है, तो आप उनको जरूर से देखिए। देखना, आपको एक एक डाउट क्लियर होने वाला है इन वीडियोस के माध्यम से। ये स्विच केस का लास्ट वीडियो है जिसमें मैंने प्रोग्राम बताया है आपको। तो स्विच केस में ज्यादा कुछ है नहीं वैसे, तो स्विच केस में मेरा ये लास्ट वीडियो ही है। ज्यादा होगा तो मैं आपको एक और वीडियो दे दूंगी, जिसमें मैं एक और प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोग्राम वाला भी दे दूंगी। ओके, तो आप उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, तो जाकर उसे जरूर से देखिए। उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया है स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहूंगी कि इस वीडियो में किसी भी स्टूडेंट को जहां भी कोई भी क्वेश्चन रेज हो, या आपको लगे कि आपके किसी क्वेश्चन पर आपका कोई टॉपिक ऐसा है जिस पर आपको एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए वो वीडियो भी बना सकती हूँ, और मैं वो वीडियो आपको नेक्स्ट डे भी प्रोवाइड करा सकती हूँ, और ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट संडे तो आपको मिल ही जाएगा, है ना। जो भी आपका आने वाला संडे होगा उस पर मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, so freely contact to me in your comment box. Okay, I will try to cover your each and every questions and doubts or topics in your next video or in your comment box. Okay, this is your biggest beneficial course for our technical students who wants to learn, who wants to improve, who wants to learn beginner to advanced programming course, who wants to improve our coding or programming technical skills. They can subscribe my channel or press the bell icon for my new uploaded videos. Okay, I uploaded some videos related to this course on this channel.
So watch freely. I uploaded complete looping statement tutorial and conditional statement tutorial videos with programs. Quickly watch these videos. Share this course to your friends, to your college members, to your college groups, to your technical groups, to your coaching groups. Okay. This course move fastly, so quickly subscribe my channel or press the bell icon for easily reach to my new uploaded videos. Okay. So now we start today's session. Today's our topic is switch case statement प्रोग्राम इन C++। ओके, तो बात करते हैं स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है। जैसे कि स्विच केस स्टेटमेंट के नेम से ही समझ आ रहा है कि आपको यहाँ क्या करना है, कई सारे स्विचेस बनाने, यानी कई सारे केसेस बनाने। स्विच केस तो मतलब केस बनाने किसके फॉर्म में, स्विच के फॉर्म में। ओके, तो कितने बनाने, कई सारे बनाने, और जिनमें केस के फॉर्म में है ना। ओके, आपको यहाँ स्विचेस के फॉर्म में केसेस क्यों बनाना है। जैसे आपको एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है, तो आप क्या करेंगे बताइए। क्या आप लूपिंग स्टेटमेंट से बना सकते हो या किसी कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करके बना सकते हो। अगर बना सकते हो तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बना करके भेजिएगा। मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ, तो आप प्लीज उस कमेंट में मुझे भेजिएगा। अपने कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से प्रोग्राम बना करके उसको भेजिएगा, जिससे मुझे आपका और भी नॉलेज समझ आए कि आप कहाँ तक पढ़ चुके हैं। ओके, तो उससे आगे और अच्छे से मैं वीडियोस क्रिएट करूं, मुझे भी वीडियोस क्रिएट करने में और अच्छा लगे, इसलिए आप मुझे कमेंट भी किया करिए, लाइक भी किया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि ये क्या है, बहुत जल्दी कोर्स चल रहा है, तो आपका कोई भी टॉपिक छूट ना जाए, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, मैं आज वो जो कैलसी वाला जो प्रोग्राम है, कैलकुलेटर वाला जो प्रोग्राम है, वो आज मैं कंट्रोल स्टेटमेंट यानी कि स्विच केस स्टेटमेंट से बताने जा रही हूँ। ओके, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें क्या करना है ये सब हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, आज मैं आपको कैलकुलेटर की 4 ऑपरेशंस, जैसे प्लस, माइनस, एस्टिक और डिवाइड, यानी एस्टिक मतलब मल्टीप्लिकेशन, यानी 4 ऑपरेशन हम इस प्रोग्राम के थ्रू परफॉर्म कराने वाले हैं। कौन कौन सी, प्लस, माइनस यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। ओके, तो ये चारों ऑपरेशंस के लिए हम कंट्रोल स्टेटमेंट के हेल्प से एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, तो आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहें, जिससे आपको हर एक पॉइंट स्विच केस स्टेटमेंट से रिलेटेड और इस प्रोग्राम से रिलेटेड अच्छे से क्लियर हो जाए। और इस वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर होने वाला ही है, इसलिए इस सिंगल वीडियो में मैं आपको इतना सब कुछ प्रोवाइड करा रही हूँ कि आपको एक कैलसी का प्रोग्राम दे रही हूँ और स्विच केस से रिलेटेड हर एक डाउट्स को क्लियर करने वाली हूँ। तो आप लास्ट तक इस वीडियो में जरूर से बने रहें। दिस इज योर बिगेस्ट बेनिफिशियल वीडियो। ओके, मेरी प्रोग्राम की वीडियोस बहुत अच्छी वीडियोस हैं, तो आप जरूर से लास्ट तक बने रहें। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम बनाना अपना कैलसी का प्रोग्राम, जिसमें हम 4 ऑपरेशन आने वाले हैं। वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। Okay, move on your screen. This is your C compiler. One by one we discuss. Okay, firstly we discuss C program, then C++, then C hash और then Java. Okay, Python is a different work. Python में स्विच केस एक डिफरेंट तरह से बनता है, उसका एक डिफरेंट वर्क है, फुल ऑफ। उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, कहो देखो मैं कब कराती हूँ, लेकिन वो दिस इज अ डिफरेंट विद दीज लैंग्वेजेस। ओके,
तो देखो हैज इंक्लूड stdio.h क्या है हमारा हेडर फाइल है जिसे हम हर प्रोग्राम में यूज करते हैं। ओके, दूसरा हमने मेन फंक्शन लिया है, जो भी हम ये भी हमने हर प्रोग्राम में लिया है, ये पूरा कोड तो हमारा उसी में ही रहता है। देन अब हमने यहाँ पर कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप और ले लिया है साथ में। इंटीजर तो दो लिए ही हैं, इंट n1 और n2, लेकिन इसमें हमने कैरेक्टर टाइप ऑपरेशन और लिया है। अभी तक हम पूरा कार्य इंट पर कर रहे थे, अभी भी हम इस प्रोग्राम में पूरा कार्य इंट पर ही करेंगे, लेकिन ऑपरेशन जो है वो हमने कैर डेटा टाइप क्यों लिया है। ये देखो, जैसे हमको ये एस्टिक है, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के जो साइन है वो हमको कैर फॉर्म में चाहिए, यानी कि कैरेक्टर फॉर्म में चाहिए, स्ट्रिंग फॉर्म में चाहिए। इसलिए हमने एक ऑपरेशन नेम का वेरिएबल लिया जिसे हमने कैर डेटा टाइप में डिक्लेयर किया है। ओके, तो एक हमने कैरेक्टर टाइप वो डेटा टाइप लिया है जिसमें हमने ऑपरेशन नेम दिया हुआ है उस वेरिएबल को। दो वेरिएबल लिए हैं हमने n1 और n2 जो कि इंटीजर टाइप पे हैं। ओके, ये तो हमको हर एक में जरूरत पड़ना है, चाहे C++ हो या C है या जावा हो। इसमें क्या है ना कि ऑपरेशन n1 n2 इन तीन वेरिएबल्स पर ही हम वर्क करने वाले हैं, और इन सभी लैंग्वेज में एक ही प्रोग्राम बनाना है, तो उनमें भी हमको तीन ही वेरिएबल्स की जरूरत पड़नी है। तो उनमें मैं वन बाय वन डिस्कस करती हूँ। ओके, तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ऑपरेशन की वैल्यू यूजर से लेनी है, क्योंकि ऑपरेशन हम क्या है, चार ऑपरेशंस दे रहे हैं, यानी एक कैलकुलेटर बना रहे हैं। तो कैलकुलेटर बनाने के लिए पहले यूजर से हम पूछेंगे कि आप क्या परफॉर्म कराना चाहते हो। एडिशन परफॉर्म कराना चाहते हो, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कराना चाहते हो, मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कराना चाहते हो, कि डिवाइड परफॉर्म कराना चाहते हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यूजर से एक इनपुट लेना होगा कि वो कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहता है उन वेरिएबल्स के ऊपर। आप ये चाहे वेरिएबल्स से पहले लें या बाद में लें, इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस। ओके, मैंने ये वेरिएबल्स से पहले लिया है। ओके, कि पहले हमें ये बताइए, पहले हमारे प्रोग्राम को चाहिए क्या कि आप कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं वो बताइए। देन फिर आप अपनी वैल्यूज दीजिए कि किन किन वैल्यूज के बीच में आप परफॉर्म कराने वाले हैं। उसके बाद हम आपको रिजल्ट देंगे। ओके, रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा हमारा प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको हेडर फाइल लिखनी है, हैज इंक्लूड एंगुलर ब्रेसेस में stdio.h। देन आपको मेन फंक्शन लिखना है इंट मेन, देन स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रेसेस ओपन। ओके, कर्ली ब्रेसेस में मेन का फंक्शन लिखा जाता है पूरा। ओके, इसलिए हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया है, जो कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ आपको। ओके, देन आपको क्या करना है, कैर यानी कि कैरेक्टर टाइप का हम ऑपरेशन नेम से एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हमने कैर लिया है यहाँ पर। और यहाँ जैसे हम इंट में ले रहे थे ना, यहाँ इंटीजर टाइप और देन फिर वेरिएबल्स नेम, तो वैसे यहाँ कैर देन वेरिएबल नेम। ओके, क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप है और ये इंटीजर टाइप डेटा टाइप है ना। डेटा टाइप्स के ऊपर भी मेरा जल्द से वीडियो आएगा, जल्दी ही, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही अपलोड होगा वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ओके, जब भी आप बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा मेरा वीडियो अपलोड होते ही। ओके, n1 n2 फिर हमने क्या किया, यहाँ पर देखो कैर स्पेस ऑपरेशन देन सेमीकोलन लगाना है आपको। हर एक लाइन के एंडिंग में सेमीकोलन लगाया जाता है ना। यहाँ देखो सब में लाइन के एंड में, मतलब स्टेटमेंट के हर एक लाइन के एंड में सेमीकोलन लगाया जाता है। ओके, तो देखो अब हमने क्या किया कि यूजर से, अब आपको क्या करना है, यूजर से इनपुट मांगना है, तो उसके लिए पहले आपको एक मैसेज तो प्रिंट कराना होगा। तो आप एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, एंटर एन ऑपरेटर, कोई भी एक ऑपरेटर आप दीजिए, या फिर एंटर एन ऑपरेशन भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने ऑपरेटर लिखा है, यहाँ आप ऑपरेशन भी लिख सकते हैं कि आप कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म करानी है। तो उसमें आपने चॉइस दी है यहाँ पर प्लस, माइनस,
एस्ट्रिक और डिवाइड, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। ओके, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, इनमें से आपको कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करानी है। ओके, तो इसके लिए आपने एक मैसेज यूजर से प्रिंट कराया है। ये इसमें डबल क्योट्स में आपने दिया कि एंटर एन ऑपरेटर, और उसके बाद में आपने ये चॉइसेस यूजर के लिए दे दी कि आप इनमें से कोई एक चॉइस दोगे, उसके बाद में हम आपसे वेरिएबल का वो मांगेंगे। ओके, तो ये होगा आपका मैसेज। देन अब आपने स्कैनएफ में उसकी वैल्यू को स्टोर कराना है। तो यहाँ पर आपने क्या लिया, जैसे अपन सी में लेते ही हैं, जैसे आप लोग सी में अभी तक लेते आए हैं हर प्रोग्राम में, कि %d में इंटीजर टाइप वैल्यू आती है। तो इंटीजर टाइप को लेने के लिए हमको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा कि कौन से टाइप की वैल्यू ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम %d लगाएंगे। देन कॉमा सेपरेटेड हम वेरिएबल का नेम देंगे जिस वेरिएबल में हमको वो वैल्यू स्टोर करानी है। तो यहाँ हमने लॉजिकल एंड के साथ ऑपरेशन दे दिया। ओके, इसके बाद आप एक मैसेज और प्रिंट कराएंगे। अब यहाँ पर तो आपने ऑपरेटर की जो भी वैल्यू देंगे वो यहाँ ऑपरेशन में स्टोर हो जाएगी। ओके, अब ऑपरेशन में वो तो स्टोर कर लिया, अब हमको वेरिएबल्स चाहिए किन के बीच में कराना है। तो दो वेरिएबल्स, वो तो उन दोनों की वैल्यू, तो ये दोनों वेरिएबल्स थे, तो इन दोनों की वैल्यूज चाहिए अब आपको, तभी तो आप परफॉर्म कराओगे इस ऑपरेशन को। जो भी आपको यहाँ पर ऑपरेटर मिला, आपको जो भी यूजर ने दिया आपके प्रोग्राम को, तो वो जब तभी तो परफॉर्म कराएगा जब उसके पास इन दोनों की वैल्यू होगी, n1 और n2 की। तो n1 n2 की वैल्यू के लिए सबसे पहले आपको n1 n2 की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट कराना होगा स्क्रीन पे, वो है एंटर टू ऑपरेंड्स, यानी इन दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यूज आपको प्रिंट करानी है। ओके, तो सबसे पहले अब आपको कैसी वैल्यू चाहिए, %d लिखा है, यानी कि दोनों ही हमको इंटीजर टाइप चाहिए, और कॉमा सेपरेटेड में हमको पहले जिसकी वैल्यू चाहिए वो वेरिएबल, देन फिर कॉमा सेपरेटेड हमको जो वैल्यू चाहिए उसका वेरिएबल। ओके, उसका वेरिएबल नेम। देन अब देखिए, अब इस पे बना स्विच। अब यहाँ आपके पास ऑपरेशन की भी वैल्यू हो गई, यानी कि ऑपरेंड आ गया कि आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, वो यूजर ने दे दिया आपको, और आपके पास n1 n2 भी यूजर ने दे दिया। अब आपके पास तीनों चीजें, अब आप इन तीनों का यूज स्विच केस बनाने में कैसे करेंगे, आप ये देखिए। तो स्विच केस बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सिंटैक्स में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको स्विच लिखना होगा। तो आपने यहाँ स्विच लिखा, स्विच के बाद में आपने स्मॉल ब्रैकेट में ऑपरेशन दे दी, यानी कि आपको जो ऑपरेशन परफॉर्म करानी है, तो आपके ऑपरेशन की वैल्यू यूजर ने जो भी दी होगी इनमें से चॉइस करके, वो वैल्यू आपकी यहाँ पहुंच जाएगी। ओके, आपका स्विच जो है फिश कर लेगा उस वैल्यू को, तो ऑपरेशन की जो वैल्यू है इधर आएगी। अब ये जो वैल्यू है ऑपरेशन की वैल्यू, वो इन केसेस से मैच कराई जाती है। इन केसेस में कौन सी वैल्यू से मैच हो रही है, तो पहले हम केसेस बना रहे हैं। जैसे उसने यूजर ने प्लस दिया, तो प्लस वाला केस ये वाला है। ओके, देखो इसमें केसेस बनाए कैसे जाते हैं। केसेस बनाने के लिए आपको पहले स्विच है, स्विच के अंदर आपने यहाँ स्मॉल ब्रैकेट में एक्सप्रेशन दी जाती है। एक्सप्रेशन मतलब कि आप कोई भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर ऑपरेशन दे रहे हैं, तो ऑपरेशन में आपने दे दिया कि ये ऑपरेंड हमको परफॉर्म कराना है, यानी कि एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करानी है या मल्टीप्लिकेशन करानी है। आप यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं दे सकते, जैसे कि आपने वेरिएबल टाइप को कोई ऑपरेशन दे दी, तो वो ये इसको परफॉर्म नहीं कराता है, जो कि मैंने उसमें पॉइंट टू भी रिमेम्बर में बताया था अपनी स्विच की फर्स्ट वीडियो में, है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जरूर से देख लीजिएगा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ आप कोई भी साइन दे सकते हैं, या आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करानी है वो दे सकते हैं इसके माध्यम से, या आपको जो भी वर्क कराना है, तो मतलब कोई एक शाइन, यानी कोई सिंगल पर्टिकुलर वो दे सकते हो आप, जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करानी है। ओके, जैसे मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, डिवाइड है, स्क्वायर है, क्यूब रूट है, या कोई भी
आप इस टाइप के मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप इसमें दे सकते हैं, है ना। लेकिन आप कोई भी इक्वेशंस के फॉर्म में आप इसमें वैल्यूज नहीं दे सकते। अगर आप इक्वेशंस के फॉर्म में इसमें वैल्यू देंगे तो उस वैल्यू का पहले पता तो करना पड़ेगा ना, तो इक्वेशन की वैल्यू आएगी कैसे। अब इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट तो हम इन केसेस के द्वारा करेंगे ना, तो केसेस की वैल्यू पता कैसे चलेगी कि यहाँ इस इक्वेशन से मिल रही है वैल्यू। तो इसलिए यहाँ पर हम इक्वेशन नहीं देते, यहाँ पर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो कराई जाती है उन ऑपरेशंस के साइंस को दे सकते हैं, या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू दे सकते हैं, या फिर कोई स्ट्रिंग वैल्यू जैसे हमने दी इधर, और वो स्ट्रिंग वैल्यू की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है तो उसके आधार पर दे सकते हैं। और भी कई ऑपरेशंस होती हैं, लेकिन यहाँ आप कोई वो नहीं दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते, इक्वेशंस। ओके, तो यहाँ आपने दिया ये कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड आपको कराना है, तो इनमें से आपको कोई भी एक ऑपरेशन परफॉर्म करानी है। तो यहाँ जो भी आपका यूजर आपको देगा इन चारों में से वो आप ऑपरेशन कराएंगे। जैसे यूजर ने प्लस दिया तो प्लस ये आ गया। अब ये प्लस ये वाला जो है वो इन केसेस से मैच करेगा, किस में जा रहा है, तो पहले वाले केस से मैच करेगा, प्लस पहले वाले में मिल गया। लेकिन चलो हम ये देखते हैं सबसे पहले केस बनाए कैसे जाते हैं। तो केस बनाने के लिए आपको पहले स्विच में क्या करना होगा, कर्ली ब्रेसेस ओपन करने होंगे, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस को ओपन करना होगा। देन आप केस 1 लिखेंगे नेक्स्ट में, यानी कि सब काम यहाँ पर टैब के बाद होता है। जैसे आपने कोई भी स्टेटमेंट चालू किया या फिर किसी भी चीज का, जैसे मेन फंक्शन का आपने यहाँ स्टेटमेंट स्टार्ट किया, तो मेन फंक्शन का जैसे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होता है वैसे ही यहाँ पर एक टैब के साथ में हम पूरा कोड लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ स्विच केस स्टेटमेंट में जब हम स्विच केस स्टेटमेंट का स्टेटमेंट लिखेंगे, यानी ये जो केसेस जो लिखे जा रहे हैं ये हमारे स्विच के स्टेटमेंट है, तो ये सब हमारे एक टैब के साथ चलेंगे। ओके, तो यहाँ हम सारे केसेस को एक टैब के साथ में लिखेंगे, और केसेस के अंदर जो वैल्यू है वो भी हमारी एक स्टेटमेंट है, केस के स्टेटमेंट हो गया। तो केस का जो स्टेटमेंट है वो हमारा किससे होगा, वो भी हमारा एक टैब चलेगा। यानी कोई भी स्टेटमेंट अगर आप लिखते हैं तो वहां पर आपको एक टैब देना होता है। एक टैब आपका इंक्रीज होता जाता है प्रोग्राम में, है ना। जैसे यहाँ केस के बीच में एक टैब इंक्रीज है, इधर केस और कर्ली ब्रेसेस के बीच में एक टैब इंक्रीज है, और कर्ली ब्रेसेस और इंट के बीच में एक टैब इंक्रीज है, तो ऐसे ही है ना। तो केस कैसे लिखा जाता है, केस में हम जब भी वैल्यू देते हैं तो वो वैल्यू हमारी सिंगल क्वोट्स में दी जाती है। जैसे हमने यहाँ ये सिंगल क्वोट्स में वैल्यू दी है, तो ऐसे सिंगल क्वोट्स में वैल्यू दी जाती है, और देन फिर हम कॉलन सेपरेटेड उसका स्टेटमेंट लिखते हैं। वैसे हम हर एक में ज्यादातर, जैसे इफ एल्स में हमने लिखा था कर्ली ब्रेसेस सेपरेटेड, लूपिंग स्टेटमेंट में भी हमने कर्ली ब्रेसेस सेपरेटेड लिखा, कंडीशनल स्टेटमेंट जितने भी थे उनमें भी हमने कर्ली ब्रेसेस सेपरेटेड लिखा था, और उसमें कंट्रोल स्टेटमेंट में हम कॉलन सेपरेटेड लिख रहे हैं, है ना। तो ये कॉलन के बाद में नेक्स्ट लाइन में टैब के साथ में हमने क्या लिखा, प्रिंट एफ, यानी आपको क्या लिखना है, प्रिंट एफ से प्रिंट कराया जाता है। तो मैसेज हमको क्या प्रिंट कराना है कि भाई पहले हमको n1 की वैल्यू चाहिए, तो %d प्लस %d, फिर हमको n2 की वैल्यू चाहिए, तो n1 की वैल्यू प्लस n2 की वैल्यू इक्वल n1 प्लस n2, यानी n1 की वैल्यू और n2 की वैल्यू का प्लस होकर जो भी वैल्यू आएगी वो हमको इधर चाहिए। ओके, तो ये तो गया हमारा केस कैसे बनाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पर चारों केसेस ऐसे ही बनाए हैं, प्लस वाला, माइनस वाला, और यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, चारों केसेस हमने ऐसे ही बनाए हैं, है ना। और इसमें हमने केसेस के नीचे हमने ब्रेक दिया हुआ है, कि जैसा कि मैंने उसमें बताया भी था अपने उन दोनों वीडियोस में कि ब्रेक क्यों लिया जाता है। ब्रेक लेने का एक ये भी रीजन है कि आपका जो स्टेटमेंट है, यानी आपका जो स्विच केस स्टेटमेंट है, वो फालतू की कैसे मेमोरी ना बढ़ाए और फालतू का आपका स्पेस ना बढ़ाए, और आपका जो प्रोग्राम है आउटपुट देने में ज्यादा टाइम ना ले, इसलिए हम यहाँ पर ब्रेक का यूज करते हैं, ब्रेक कीवर्ड का। ओके, तो इसलिए हमने इन चारों केसेस में ब्रेक कीवर्ड का यूज किया है, इन चारों को हमने बनाया एक ही तरह से, इसलिए मैंने आपको ये वाला केस एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, अब हम बात करते हैं डिफॉल्ट की। तो डिफॉल्ट
में भी वही है, जैसे केसेस सेपरेटेड थे वैसे डिफॉल्ट सेपरेटेड है, डिफॉल्ट भी कॉलन से सेपरेटेड है, और देन प्रिंटफ, उसके बाद में एक मैसेज हमको प्रिंट करा देना है डिफॉल्ट में। अगर हमारे इन केसेस में तो कोई भी केस नहीं चलता है तो हमको ये मैसेज प्रिंट कराना है कि एंटर ऑपरेटर इज नॉट करेक्ट। हम कोई भी ऑपरेटर दे रहे हैं वो ऑपरेटर हमारा करेक्ट नहीं है। ओके, अगर हमारे वो कोई भी ऑपरेशंस नहीं चलती हैं तो ठीक है। तो इसको हम रन करा के देख लेते हैं क्या है। हाँ, इसमें अगर आपने कोई भी कर्ली ब्रेसेस ओपन किया है तो उसका क्लोजिंग टैग जरूर से बनाना, नहीं तो आपका प्रोग्राम एरर दे देगा। तो इसलिए आप जो भी कर्ली ब्रेसेस ओपन करें उसका क्लोजिंग टैग जरूर बनाएं। और कर्ली ब्रेसेस के क्लोजिंग टैग के बाद में कभी भी कॉलन या सेमी कॉलन नहीं आते हैं। कॉलन हमेशा स्टेटमेंट को, जैसे आपने यहाँ केसेस में स्टेटमेंट लिखा है तो वहां कॉलन आएगा, और यहाँ पर जैसे आप इफ एल्स में लिख रहे थे तो वहां कॉलन आ रहा था इफ एल्स के लिए, लेकिन इनमें नहीं, पाइथन में आ रहा था। इसमें तो आप कर्ली ब्रेसेस से लिख रहे थे, लेकिन स्विच केस स्टेटमेंट में आप कॉलन के साथ केस में लिखते हो। केस का जो स्टेटमेंट होता है वो कॉलन सेपरेटेड होता है, लेकिन स्विच का जो स्टेटमेंट होता है वो कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है ना। और जब भी आप कोई भी लाइन लिखते हैं, जैसे स्कैन एफ है या प्रिंट एफ है या फिर कोई भी ऑपरेशन वाली आप लाइन लिखते हैं इसमें, तो आपको उसके लास्ट में उस लाइन के एंड में सेमीकोलन देना होता है। ये क्या आपका कंपलसरी है। ओके, तो हम प्रोग्राम रन करा के देखते हैं। तो प्रोग्राम में उसने सबसे पहले मांगा एंटर एन ऑपरेटर, और ये ऑपरेटर के हमको नाम्स दे दिए, यानी कि साइंस दे दिए कि इन साइंस में से ही हमको कोई ना कोई देना है। ओके, तो यह कहां से आया, यहां से आया। सबसे पहला प्रिंटफ हमारा ये है तो यहां से आया। ओके, तो अब यहाँ पर हमको देना है प्लस, दे दिया हमने जैसे प्लस। ओके, अब एंटर किया तो उसने क्या मांगा, एंटर टू ऑपरेंड्स, वो ये मांग रहा है एंटर टू ऑपरेंड्स कौन कौन से, n1 और n2। तो n1 की वैल्यू हमने दी 6 और एंटर 7 हमने दे दी n2 की वैल्यू। अब इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, तो जैसे इसके पास वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस, और इसके पास आ गई 6 और इसके बाद आ गई 7 है ना, इसके पास 6 और इसके पास 7। अब हमारे स्विच में जो ऑपरेशन नेम का वेरिएबल है उसके पास क्या वैल्यू आई, प्लस। अब प्लस जिससे मैच करेगा, यानी केस से मैच कर रहा है प्लस, तो अब प्लस वाले केस से मैच कर गया तो इसका यही वाला स्टेटमेंट चल जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, प्लस में n1 यानी 6 की वैल्यू 6 प्लस n2 की वैल्यू 7, 6 प्लस 7 13 आना चाहिए, इक्वल 13। तो चलिए एंटर करके देख लेते हैं क्या आता है, 6 प्लस 7 इक्वल 13। ओके, अब ये टाइम ज्यादा नहीं लिया इसने, क्योंकि हमने यहीं पर ब्रेक्स लगा दिए थे इसलिए। अगर आप इन केसेस के अंदर ब्रेक्स नहीं लगाते तो आपको टाइम बहुत ज्यादा ले लेता और सारे के सारे केसेस को एग्जीक्यूट करने में आपका प्रोग्राम लग जाता, तो आपको एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम मिलती और अच्छी नहीं मिलती टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी अच्छी नहीं होती। ओके, जितनी कम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उतनी ही अच्छी मानी जाती है। इसलिए आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि जितना वो उतना रिड्यूस कर सके उसको। इसलिए हमने यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लगाए हैं। ओके, ऐसे ही हम नेक्स्ट ऑपरेशन और परफॉर्म करा के देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर दे दिया डिवाइड, ओके, और n1 की वैल्यू दे दी 9 और 8 दे दिया, तो डिवाइड होगा। देखो ये कोशिएंट दे रहा है, ये अभी फ्लोट में वैल्यू नहीं देगा, इसलिए इसने यहाँ पर सिर्फ कोशिएंट दिया है। 9 डिवाइड 8 इक्वल 1, यानी कि इसने यहाँ पर एक कोशिएंट दिया है, इसने फ्लोट में वैल्यूज नहीं दी, क्योंकि आप अभी फ्लोट वैल्यूज मांग ही नहीं रहे हो, आप यहाँ पर सिर्फ %d पे वर्क कर रहे हो, इसलिए यहाँ पर आपको फ्लोट वैल्यूज नहीं मिली है। यहाँ पर आपको सिर्फ कोशिएंट मिला है, ना रिमाइंडर मिला है ना ही वो मिला है। ओके, चलिए हम यहाँ पर एक और ऑपरेशन परफॉर्म करा के दिखाते हैं जो कि हमारी डिफॉल्ट बेस्ड है ना। तो उसमें हमने दे दिया, जैसे ये
ओके, यहाँ पर हमने वैल्यूज दी 4 और 5। जो मॉडुलस ऑपरेटर है वो रिमाइंडर देता है, लेकिन हमने तो इन चारों में से ही देना है ना, तो इन चारों का रिजल्ट इसने क्यों नहीं दिया यार। यहाँ पर हमने जैसे दिया ये, सॉरी, मॉड्यूलस ऑपरेटर। ऑपरेटर इज नॉट करेक्ट, एरर ऑपरेटर इज नॉट करेक्ट। देखो यहाँ पर हमने ऑपरेटर गलत दिया और वैल्यू भी गलत दी। यहाँ पर ना तो हमने इंटीजर वैल्यू दी और ना ही हमने ये ऑपरेटर दिया, तो हमारा डिफॉल्ट वाला चल गया, क्योंकि हमारे इन दोनों में से कोई भी मैच नहीं करा, इसलिए हमारा डिफॉल्ट वाला चल गया, ये वैल्यू दे गया एरर ऑपरेटर इज नॉट करेक्ट। ओके, देखिए अब हम दोबारा एक और लेते हैं जिसमें वैल्यूज तो मैच करेंगे लेकिन ऑपरेटर मैच नहीं करेगा। तो वैल्यूज जैसे हमने दी 4 और तो यहाँ आर क्यों ले रहा, सॉरी, वैल्यूज आप करेक्ट दे रहे हैं तो पता नहीं क्यों डिफॉल्ट नहीं चल रहा है, लेकिन डिफॉल्ट आपका चलना चाहिए वैल्यूज करेक्ट पे भी, क्योंकि ऑपरेटर उसमें नहीं है, इसलिए वो कंफ्यूज हो रहा है कि कब रिजल्ट देगा। इसलिए चलिए इस प्रॉब्लम को हम आपको C++ में भी बता सकते हैं, कि उनमें या C में पता चलेगा। देखिए बात तो एक ही है, इसमें रिजल्ट तो वो देगा ही और थोड़ा टाइम लेके देगा। आप जैसे कोई भी ऑपरेटर देंगे जो कि ऑपरेटर किसी मतलब का ही नहीं है, तो आपने जैसे 4 दिया 5 दिया, तो आपके पास रिजल्ट आना चाहिए। यहाँ रिजल्ट यहाँ रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो रहा है कि वो करे तो करे क्या, इसलिए, है ना। चलिए अब C++ का प्रोग्राम देखते हैं। उसमें भी वही सब किया है कि हमने 3 वेरिएबल्स लिए हैं, एक ऑपरेशन जो कि कैरेक्टर टाइप है, और जो और 2 लिए हैं वो n1 n2 यानी कि इंटीजर टाइप हैं, और उसके बाद हमने वही केसेस बनाए सेम टाइप्स जैसे बनाते हैं। जो डिफरेंस है सी आउट वगैरह में वो सब सेम ही है, बस हेडर फाइल जो है अपनी आईओ स्ट्रीम जो हम यूज कर रहे थे, यानी हैज इंक्लूड एंगुलर बेसिस में आईओ स्ट्रीम, देन यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन separated, देन यहाँ 1 लाइन गैप, देन int main स्मॉल ब्रैकेट्स कर्ली ब्रेसेस ओपन, तो इसका कर्ली ब्रेसेस क्लोज भी आपको बनाना है। ओके, ऐसी सी में भी और सी हेल्प में और जावा में सब में जब भी आप कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं तो आपको उनको क्लोज जरूर करना है। ओके, देन ऑपरेशन वेरिएबल बनाया कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप में, और n1 n2 बनाया इंटीजर डेटा टाइप में। अब हमने मैसेज यूजर को प्रिंट कराया, क्या मैसेज प्रिंट कराया, एंटर एन ऑपरेटर। आपको ये मैसेज प्रिंट कराना है यूजर के लिए कि यूजर आपको इन ऑपरेंड्स में से कोई भी एक ऑपरेंड दे, इसलिए आपने डाल दिया। यूजर ने, अगर यूजर आपको जो भी ऑपरेटर देगा उनमें से वो इसमें स्टोर हो जाएगा सीन के हेल्प से। ओके, देन आपने एक और मैसेज प्रिंट कराया, एंटर टू ऑपरेंड्स। अब यहाँ पर आपने ऑपरेटर ले लिया, अब ऑपरेटर किस पे परफॉर्म कराने, ऑपरेंड्स चाहिए ना, तो उनके लिए आपने 2 ऑपरेंड्स मांगे यूजर से, किन किन वैल्यूज पर परफॉर्म कराने हैं, तो वो आपने यहाँ पर लिए, तो n1 और n2 ये दोनों ले लिए। ओके, अब देन आप स्विच केस बनाएंगे, तो स्विच केस बनाने के लिए आपने यहाँ पर क्या लिया, ऑपरेशन। तो ऑपरेशन यानी कि यहाँ पर जो भी यूजर ऑपरेंड देगा, ऑपरेटर देगा, तो उस ऑपरेटर का जो भी ऑपरेटर देगा, जैसे एडिशन का ऑपरेटर देता है प्लस साइन, या सब्ट्रैक्शन का माइनस साइन देता है, या मल्टीप्लिकेशन का एस्टिक साइन देता है, या डिवाइड का स्लैश साइन देता है, जो भी देगा वो आपका यहाँ ऑपरेशन में आ जाएगा। अब जो यहाँ पर आएगा, जैसे उसने प्लस दिया तो प्लस यहाँ मैच कर जाएगा, तो आपका ये वाला केस चल जाएगा। अगर उसने माइनस दिया तो ये वाला मैच करके ये वाला केस चल जाएगा। अगर उसने मल्टीप्लिकेशन दिया तो ये चल जाएगा, डिवाइड दिया तो इसके नीचे वाला ये वाला चल जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ नहीं, ये केसेस तो वैसे ही बने हैं, और ये आउटपुट वगैरह भी आपको लिखना आता ही है कि सी आउट में कैसे लिखना है। C++ में सी आउट, देन एक्सेशन ऑपरेटर n1, यानी n1 की वैल्यू चाहिए आपको पहले,
फिर एक्सेशन ऑपरेटर कि आपको प्लस साइन चाहिए तो आपने वो एज ए स्ट्रिंग दे दिया प्लस साइन। देन फिर एक्सेशन ऑपरेटर, फिर n2 की वैल्यू चाहिए आपको। फिर उसके बाद में फिर आपको एक स्ट्रिंग चाहिए तो आपने फिर एक्सेशन ऑपरेटर लगाया, फिर एक स्ट्रिंग लिखी इक्वल करके, क्योंकि इक्वल साइन चाहिए आपको तो इक्वल साइन ऐसा स्ट्रिंग देंगे आप। देन फिर आपने एक्सेशन ऑपरेटर लगाया और आपने वैल्यू चाहिए आपको n1 प्लस n2 की, ऐसे ही आपने इन सब में भी लगा दिया। ओके, अब प्लस की जगह आपने माइनस वाले केस में माइनस का लगा दिया साइन, मल्टीप्लिकेशन में एस्टिक का साइन लगा दिया और डिवाइड में स्लैश साइन दे दिया। ओके, अब बात करते हैं डिफॉल्ट की। अगर इनमें से कोई मैच नहीं करता है तो डिफॉल्ट मैच करेगा। तो डिफॉल्ट में आपको ये लिख के आ जाएगा एरर ऑपरेटर इज नॉट करेक्ट। ओके, चलिए रन करा के देखते हैं। तो इसमें उसने वैल्यू मांगी तो हमने यहाँ पर वैल्यू दे दी माइनस। ठीक है, ऑपरेंड्स 78 H9। तो देखो 78 और 89 का -11 क्यों आया, क्योंकि 89 बड़ा है इसलिए -11 है। इंटीजर क्या, पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं, इसलिए उसने नेगेटिव में वैल्यू दे दिया। ओके, तो देखो 78 और 89 तो ये -11 आ गया है ना। आपका चला कैसे, ये प्लस जो प्लस साइन तो नहीं दिया यूजर ने, माइनस साइन दिया, तो माइनस साइन इधर जाएगा, माइनस साइन देखेगा कि किस वाले केस से मैच कर रहा है ये माइनस साइन। तो इस वाले केस से तो मैच कर नहीं रहा है, इस वाले केस से मैच कर रहा है। तो अब इस वाले केस से जो मैच कर रहा है तो वो वैल्यू आएगी आपकी इस वाले केस के आधार पर। तो इस वाले केस में आपने क्या दिया, n1 एक्सेशन ऑपरेटर माइनस साइन दिया आपने एज ए स्ट्रिंग, जैसे आपने यहाँ प्लस साइन दिया था वैसे आपने यहाँ माइनस साइन दे दिया एज ए स्ट्रिंग। देन n2 की वैल्यू, देन एक्सेशन ऑपरेटर इक्वल साइन एज ए स्ट्रिंग दे दिया आपने, और फिर n1 माइनस n2। ओके, तो n1 माइनस n2 आपका 11 आ गया। अब ऐसे आपने दे दिया यहाँ पर स्लैश यानी कि डिवाइड, यहाँ पर वैल्यू दे दी 2 और यहाँ पर वैल्यू दे दी 4। ये पॉइंट में आएगा इसलिए शायद रिजल्ट नहीं दे रहा, पता नहीं क्या है। थ्री डिवाइड टू 1। ओके, यहाँ उसने कोशिएंट दे दिया 1। 3 में अगर 2 का डिवाइड देंगे तो कोशिएंट 1 आएगा। तो ये आपको मिल गया। तो अब ये कैसे चला, पहले प्लस साइन तो मैच करानी, क्योंकि यहाँ आपने डिवाइड दिया तो डिवाइड, यहाँ पर स्लैश साइन, यहाँ अब स्लैश साइन मैच किससे कर रहा है, प्लस से तो मैच करानी, माइनस से भी मैच नहीं किया, इससे भी मैच नहीं किया, स्टिक से भी। अब यहाँ जाके मैच किया तो यहाँ इसके आधार पर वैल्यू क्या आई, n1 की वैल्यू, देन स्लैश साइन द स्पेस 2 स्पेसेस बोथ साइड, एंड देन n2 की वैल्यू विद द 1 स्पेस बोथ साइड इक्वल, और देन फिर n1 स्लैश n2 की भी वैल्यू आई, यानी कि कोशिएंट देता है ये। जब भी हम स्लैश साइन लगाते हैं तो उससे कोशिएंट आता है, मॉड्यूलस लगाते हैं तो उससे रिमाइंडर आता है, जैसा मैंने भी आपको बताया, और डिफॉल्ट में ये दे देता है। तो डिफॉल्ट वाला केस और चला के देख लेते हैं क्या है। डिफॉल्ट में जैसे आपने कोई भी ऑपरेटर दे दिया और उसमें आपने वैल्यू दे दी कुछ भी, तो आपके पास क्या लिखकर आ गया, देखो एरर ऑपरेटर इज नॉट करेक्ट। सी कंपाइलर में पता नहीं क्यों थोड़ा दिक्कत आ रहा था, इसलिए आपको नहीं दे पा रहा था वो प्रोग्राम, तो एकदम करेक्ट था, वो दे देगा। अगर आप अपने कोई भी कंपाइलर में चलाएंगे तो आपको उसमें आउटपुट मिल जाएगा, जैसे इसमें मिला ना आपको, ऐसे उसमें भी मिल जाएगा, है ना। प्रोग्राम तो सेम उसी को देख करके ये बनाया गया है, तो आप वो समझ सकते हैं, है ना। तो आपको क्या मैसेज मिल गया, एरर ऑपरेटर इज नॉट करेक्ट, क्योंकि आपने जो दिया है वो इन चारों में से किसी में मैच कर ही नहीं रहा है, तो फिर वो बोलेगा ही कि एरर आ रही है, क्या क्या एरर आ रही है, ऑपरेटर इज नॉट करेक्ट, जो कि आपने ये मैसेज यहाँ दिया हुआ था, तो ये मैसेज प्रिंट हो गया डिफॉल्ट में, क्योंकि इन चारों में से आपको कोई भी, इन चारों केसेस में आपको कोई भी नहीं मिला ऑपरेटर, ये वाला जो हमने कंडीशनल स्टेटमेंट में देते हैं अपन, यानी कि ग्रेटर देन साइन या लेस देन साइन बोल सकते हैं इसको।
ग्रेटर देन साइन है ना, तो वो आपको यहाँ नहीं मिला तो आपने मैसेज प्रिंट कर दिया आपके प्रोग्राम में। ऐसे ही हम CS का प्रोग्राम देख लेते हैं क्या है। ये कंपाइलर्स पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो गया, मैं दूसरा उसमें बताती हूँ ना। ओके, तो देखो इसमें आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, वही तीनों वेरिएबल्स लेने हैं। उन्हीं तीनों वेरिएबल्स में जैसे हम उन प्रोग्राम्स में C और C++ के प्रोग्राम में वर्क कर रहे थे, वैसे ही हमको CS में भी वर्क करना है। ओके, बस क्या डिफरेंट है, आउटपुट लेने का जो तरीका है वो डिफरेंट है, जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आउटपुट लेने का तरीका क्यों डिफरेंट है, क्योंकि उन दोनों में जैसे C में कॉमा सेपरेटेड होता है, C में कॉमा सेपरेटेड होता है, और printf यूज करते हैं C में सबसे पहले, और इसमें क्या यूज करते हैं, कंसोल डॉट राइट या कंसोल डॉट राइट लाइन। और C में हम कॉमा सेपरेट, C में हम क्या देते हैं, %d, हर एक वेरिएबल का टाइप, हर जगह वेरिएबल यूज करते समय हम उसका यूज करते हैं, लेकिन C++, C# और जावा में नहीं करते हैं। C# में क्या करते हैं, C# में डायरेक्टली वेरिएबल नेम जिसकी वैल्यू चाहिए, देन प्लस के साथ में प्लस, देन सेकंड वेरिएबल नेम जिसकी वैल्यू चाहिए, लेकिन बीच में आपको कोई साइन चाहिए तो फिर आप एज ए स्ट्रिंग उस साइन को देंगे, और देन आपको अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करानी है तो प्लस सेपरेटर और देन स्मॉल ब्रैकेट में उसको सेपरेट करके आप उसमें आप ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। तो वो आप इसमें देखेंगे, काफी कुछ है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखिए इसमें क्या, सबसे पहले यूजिंग सिस्टम जो कि हम C# के हर प्रोग्राम में लेते हैं, और देन फिर नेम स्पेस का नाम हमने दे दिया कंट्रोल स्टेटमेंट। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कंट्रोल स्टेटमेंट इसलिए दिया क्योंकि स्विच केस हमारा एक कंट्रोल स्टेटमेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर नाम दिया कंट्रोल स्टेटमेंट। और स्विच केस की जो क्लास बनाई हमने वो क्लास है पब्लिक क्लास। इसको आप सिंपल क्लास भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ पब्लिक क्लास बनाई हुई है जिसका नेम दिया स्विच केस स्टेटमेंट। उस क्लास में हमने क्या वगैरह बनाया है, सबसे पहले मेन फंक्शन बनाया है, और मेन फंक्शन के अंदर हम अब अपना पूरा प्रोग्राम लिखेंगे, जैसा कि हम और प्रोग्राम्स में भी करते हुए आए हैं, वही हम इसमें भी करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया था। ओके, तो इसमें हम मेन फंक्शन का जो स्टेटमेंट लिखने वाले हैं तो उसी में हम सारा प्रोग्राम लिखते हैं, स्टेटमेंट मेन फंक्शन के स्टेटमेंट में ही। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक यूजर को मैसेज प्रिंट कराना है, जैसे हमने C और C++ में कराया था, वही मैसेज सेम हमको यहाँ प्रिंट कराना है। वो मैसेज है एंटर एन ऑपरेटर, और ये चारों ऑपरेटर्स के नहीं। ओके, तो ये मैसेज किससे प्रिंट होता है, यहाँ कंसोल डॉट राइट लाइन से। देन अब आपको ये प्रिंट तो करा दिया आपने मैसेज, अब यूजर इनपुट देगा तो उस इनपुट के लिए आप क्या देंगे, स्ट्रिंग ऑपरेशन कंसोल डॉट रीड लाइन, जिससे आप यूजर जो भी इनपुट देगा वो इनपुट आप फेच कर सकें। तो कंसोल डॉट रीड लाइन से यूजर का इनपुट जो भी है वो आप फेच करेंगे, और उस इनपुट को आप ऑपरेशन नेम के वेरिएबल में आप स्टोर कराएंगे, जो कि हमारा स्ट्रिंग टाइप है ना। देन आप एक और मैसेज प्रिंट कराएंगे, जैसे वहां आपने दो मैसेज प्रिंट कराए थे, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। तो दूसरा मैसेज आपका आएगा इंटीजर टाइप की दो वैल्यूज को मांगेगा। तो दूसरा मैसेज आपका प्रिंट होगा एंटर टू ऑपरेंट्स, किन किन के ऊपर आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करानी है, तो दो ऑपरेंट चाहिए उसको।
तो आप वो दोनों ऑपरेंड्स इंटीजर टाइप बनाएंगे और उनमें वैल्यू आप यूजर से इंटीजर टाइप मांगेंगे, इसलिए आप लिखेंगे कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। ओके, यहाँ आपने स्ट्रिंग लिखा और डायरेक्टली उस यहाँ पर कंसोल डॉट रीड लाइन लिखा तो भी ले लेगा, यहाँ भी आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई बंदिश नहीं है, लेकिन इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करके आप इसमें लेंगे तो आपके प्रोग्राम में अगर कहीं प्रॉब्लम आ भी रही होगी तो वो नहीं आएगी, माइनर टू माइनर प्रॉब्लम। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पर कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 कंसोल डॉट रीड लाइन लिखा हुआ है। ओके, अब देन आपको क्या करना है, यहाँ एक लाइन बीच में स्पेस देना होता है, जिससे आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो इसके बाद में अगर प्रोग्राम में, तो आप का प्रोग्राम ऑटो डिटेक्टेड हो जाए और वो उसके बाद में आपके अगली ऑपरेशन को परफॉर्म करा सके। तो अगली ऑपरेशन आपकी क्या है, स्विच के स्टेटमेंट है अगला आपका, है ना। तो स्विच चलानी है आपको, तो स्विच चलाना है, तो स्विच बनाया है आपने, तो स्विच में आपने क्या दिया है, सबसे पहले ऑपरेशन दिया है। ऑपरेशन मतलब एक्सप्रेशन की जगह पे आपने ऑपरेशन दिया, नहीं ऑपरेशन की जो भी वैल्यू होगी वैल्यू आपकी क्या आएगी, या तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड के साइंस के फॉर्म में होगी, है ना, जो कि आपने यूजर से मांगी है यहाँ पर, है ना, ये जो है वो वैल्यू आपकी इसमें आएगी। वो तो कंसोल डॉट राइट लाइन से आप किस मैसेज को प्रिंट कराएंगे, यानी कि इस मैसेज को नहीं, अपने आउटपुट को कैसे प्रिंट करा रहे हैं आप, n1 की वैल्यू, देन प्लस साइन, देन फिर n2 की वैल्यू, फिर इक्वल साइन, और देन फिर आपने ये ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, इसलिए आपने यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट में ऑपरेशन दी है। ऐसे करके हमने ये चारों बनाए हैं। देखो, कंसोल डॉट राइट लाइन, n1 की वैल्यू -9, n2 की वैल्यू इक्वल, और ये हमने ऑपरेशन परफॉर्म कराई है n1 माइनस n2, इसलिए हमने इसको स्मॉल ब्रैकेट में दिया है। ऐसे मल्टीप्लिकेशन में दिया है, n1 की वैल्यू एस्टिक साइन एज अ स्ट्रिंग, n2 की वैल्यू प्लस एज अ स्ट्रिंग क्या दिया हमने, इक्वल साइन, और देन फिर हमने स्मॉल ब्रैकेट में ऑपरेशन क्यों दिया है, क्योंकि अगर हम प्लस लगा देंगे तो फिर से वो n1 n2 की वैल्यू प्रिंट कर देगा और वो हमको दे देगा, तो आपको एक एज ए स्ट्रिंग कॉन्केटेशन की तरह वैल्यू मिल जाएगी। आपको यहाँ कैसी वैल्यू चाहिए, इंटीजर टाइप वैल्यू, यानी कि इंटीजर का जो एडिशन है या इंटीजर का जो सब्ट्रैक्शन है या इंटीजर का जो मल्टीप्लिकेशन है या डिवाइड है, तो उस टाइप में आपको वैल्यू चाहिए, इसलिए आप यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट सेपरेटेड में आप उस ऑपरेशन को लिख रहे हैं, है ना, इसमें स्मॉल ब्रैकेट सेपरेटेड में। ओके, ऐसे आपने डिवाइड में लिखा n1 की वैल्यू स्ट्रिंग सेपरेटेड स्लैश साइन, देन n2 की वैल्यू स्ट्रिंग सेपरेटेड इक्वल, एंड देन आपने यहाँ पर एक अपनी ऑपरेशन दे दी। ओके, जो भी है उसके बाद आपने डिफॉल्ट साइन बनाया, तो उसमें आपने एक मैसेज प्रिंट करा दिया, एरर ओ ऑपरेटर इज नॉट करेक्ट। ओके, अब इसको रन करा के देख लेते हैं। इसमें उसने वैल्यू मांगी है, तो आप कौन सी वैल्यू देंगे, आप प्लस दे दीजिए। आपने जैसे प्लस दिया तो एंटर टू ऑपरेंड्स मांग रहा है, तो आपने 4 दिया और दूसरा आपने 3 दिया। प्लस 6 7 आ गया। ओके, यहाँ यही दिक्कत दे रहा था, जो मैंने यहाँ पर स्पेस दिया था वो दिक्कत दे रहा था, तो आप यहाँ स्पेस ना दें। ओके, तो आपका ये वाला ऑपरेशन चल गया, क्योंकि प्लस साइन दिया था तो पहला ही केस चल गया, तो इसलिए यहीं पर ब्रेक हो गया, आपको यहीं रिजल्ट मिल गया। अगर आपको प्लस साइन नहीं मिलता तो माइनस पे जाता, माइनस नहीं मिलता तो प्लस पे जाता, लेकिन 1 बाय 1 फेस करता। लेकिन अगर आपको इसी केस में उसको ब्रेक मिल जाएगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। इनमें कंपाइलर्स में ज्यादा अंतर समझ नहीं आता, जब काफी बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखते हैं तो ज्यादा अच्छे से अंतर समझ आता है। एक बार हमें ब्रेक स्टेटमेंट हटा के बताती हूँ आपको। इसमें एरर दे रहा है, या तो आप सब में लगाइए या फिर एक में
भी मत लगाइए, तभी आपका के स्विच केस स्टेटमेंट चलेगा। ओके, ये भी मुझे आपको एक एरर बतानी थी, इसलिए मैंने आपको ये करके दिखाया। ओके, अब हम बात करते हैं जावा के प्रोग्राम की। नाउ जावा में प्रोग्राम में भी वही करना है, लेकिन जावा में क्या है, इनपुट लेने का एक तरीका अलग होता है और आउटपुट तो आप वैसे भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से ले लेते हैं, लेकिन इनपुट लेने के लिए आपको एक लाइब्रेरी कॉल करनी होती है। वो लाइब्रेरी है आपकी java.util.scanf। ओके, तो उस लाइब्रेरी को कॉल कैसे करते हैं, import java.util.scanf और देन फिर सेमीकोलन लगा देते हैं, सेपरेट कर। उसके बाद में एक लाइन का स्पेस देके फिर हम क्लास लिखते हैं। क्लास का नेम हम देते हैं मेन। ओके, आप क्लास का नेम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हम और प्रोग्राम्स में ले रहे थे, लेकिन मैंने यहाँ मेन इसलिए लिया है क्योंकि मेन से ज्यादा इजीली हो जाता है समझना कि ये मेन क्लास है अपनी। तो स्विच में या जैसे आप कई बार बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो उनमें सबसे पहली क्लास को अगर हम मेन नेम से ले लें तो हमको और इजीली हो जाता है समझना कि ये मेन क्लास है, यानी कि ये हमारी सबसे पहली क्लास है। इसके अंदर हम कई क्लासेस डिफाइन करें या नहीं करें, या फिर हम जो भी नीचे और क्लासेस बनाएंगे तो उनमें भी मतलब बनाएंगे तो इसी क्लास के अंदर ही ना सारी, तो इसलिए हम इस क्लास का नेम मेन ले रहे हैं। ओके, तो क्लास का नेम हो गया मेन। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, हमने ये मेन फंक्शन लिया जो कि इसमें पाइथन में कॉल किया जाता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग args। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से हमने एक मैसेज प्रिंट कराया। क्या मैसेज प्रिंट कराया, जैसा कि हमने C++ C हैश में मैसेज प्रिंट कराया था, वही मैसेज हमने यहाँ प्रिंट कराया है। एंटर एन ऑपरेटर प्लस माइनस एस्टिक और डिवाइड, इन चारों में से आपको एक ऑपरेटर देना है। ओके, यानी कि यूजर को देना है, आपको नहीं, यूजर को। आप एज अ यूजर अभी चला रहे हैं प्रोग्राम को तो आप दे सकते हैं। ओके, देन स्कैनर। अब स्कैनर क्यों लिया है, क्योंकि हम यूजर से जो इनपुट ले रहे हैं तो वो इनपुट लेने के लिए हमने स्कैनर फाइल ली, इसीलिए जाती है कि यूजर को इनपुट लेने के लिए, इसीलिए हमने यहाँ पर स्कैनर लाइब्रेरी को कॉल किया था। तो स्कैनर का जो हमने नेम दिया है वो है sc। वहां हम अभी तक प्रोग्राम्स में माई ऑब्जेक्ट ले रहे थे, यहाँ हमने sc लिया है। माई ऑब्जेक्ट हम नेक्स्ट वाले में लेंगे, क्योंकि एक स्ट्रिंग टाइप अलग है हमारा और इंटीजर टाइप अलग है, तो दोनों के लिए अलग अलग हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे ना। तो इस ऑब्जेक्ट का नाम हमने दे दिया sc। ओके, और देन न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन और उसके बाद में स्ट्रिंग ऑपरेशन sc डॉट नेक्स्ट लाइन और इसमें जो भी है। ओके, तो यूजर जो भी वैल्यू देगा, जैसे यूजर ने प्लस साइन दिया तो प्लस साइन हमारा इससे सिस्टम डॉट इन से फेच करा जाएगा और न्यू स्कैनर में जो स्पेस बनाया गया है sc नाम का उसमें स्टोर कर देगा। उस sc से नेक्स्ट लाइन यानी कि जो भी लाइन sc से वैल्यू को फेच करके वो ऑपरेशन जो वैल्यू है यानी ऑपरेशन जो वेरिएबल है उसमें उस वैल्यू को स्टोर करा देगा sc डॉट नेक्स्ट लाइन से। ओके, देन आपने एक और मैसेज प्रिंट किया है, वो है एंटर टू ऑपरेटर ऑपरेंड्स। ओके, ऑपरेटर इधर ले लिया आपने, एक ऑपरेटर चाहिए था तो एंटर एन ऑपरेटर। अब आपको दो ऑपरेंड चाहिए जिसपे आप ये ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकें, जैसा कि आप C++ में देख रहे थे, वही यहाँ पर भी है। अब उसके लिए आपने क्या किया, यहाँ पर माई ऑब्जेक्ट नाम का एक स्पेस बनाया स्कैनर में। इस स्पेस को बना करके अब इसी स्पेस से हम दोनों वैल्यूज को कॉल कर लेंगे। ओके, तो पहली वैल्यू हमने कॉल की n1 में और दूसरी वैल्यू हमने कॉल की n2 में। नेक्स्ट इंट यानी इंटीजर में कन्वर्ट करके या फिर नेक्स्ट इंट की हेल्प से मान लीजिए हमने इसमें स्टोर करा दी इंटीजर टाइप में। स्ट्रिंग टाइप में हम स्टोर कराते हैं नेक्स्ट लाइन से और इंटीजर टाइप में स्टोर कराते हैं नेक्स्ट इंट से। और दोनों के बाद जैसे नेक्स्ट इंट के बाद में भी और नेक्स्ट लाइन के बाद में भी एक स्मॉल ब्रैकेट जरूर लगाते हैं, क्योंकि जो भी वैल्यू यूजर ने दी है वो वैल्यू हमारी उस जगह पर जा सके, इसलिए हम उसमें एक स्पेस क्रिएट कर रहे होते हैं अपने वेरिएबल में, इसलिए हम उस स्मॉल ब्रैकेट को लगाते हैं। ओके, नाउ अब आप स्विच बनाएंगे, तो स्विच बनाने के लिए जैसे उधर बना रहे थे ना, उन तीनों में आपने स्विच बनाए थे, वैसे ही सेम इधर भी बनाना है आपको, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है।
प्लस साइन, ऑपरेशन और ये सब। ओके, वही सेम है जैसे सी एस में लिखा था पूरा कोड, वही सेम इधर भी लिखा हुआ है। इसमें भी प्लस सेपरेटेड लिखते हैं, उसमें भी प्लस सेपरेटेड लिखा था, है ना। तो सी हैज और जावा में ज्यादा कुछ डिफरेंस ही नहीं है। सी हैज में और जावा में, देखो जावा में भी आपने यहाँ प्लस सेपरेटेड ही लिखा है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर कंसोल डॉट रेडलाइन है और यहाँ पर आपका आ गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और बिल्कुल सेम है आपका। ओके, तो नाउ हम जावा का प्रोग्राम रन करा के देख लेते हैं। बाकी पूरा प्रोग्राम उसी की तरह ही है, बस यहाँ पर आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा हुआ है, बाकी पूरा सेम है प्रोग्राम। ओके, तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, एंटर एन ऑपरेटर, एक ऑपरेटर आपको देना है। तो ऑपरेटर आपने क्या दिया, जैसे आपने माइनस ऑपरेटर दे दिया, अब वो मांगेगा दो ऑपरेंड्स देने हैं, तो आपने 7 और 8 ऑपरेंड्स दे दिया, तो आपके पास ये नेगेटिव वैल्यू आ गई। नेगेटिव वैल्यू क्यों आई, क्योंकि आपका इंटीजर टाइप है, तो इंटीजर तो या तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी वर्क करता है ना। अब 7 में से 8 माइनस करोगे तो -1 ही तो आएगा, ऑपरेंड्स आ जाएगा माइनस और 1 भी आ जाएगा, तो नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा आपका। अगर आप पॉजिटिव इंटीजर के लिए तो पॉजिटिव इंटीजर आया, तो जैसे उसने मांगा तो आपने यहाँ माइनस दिया और माइनस के बाद में आपने दे दिया जैसे 8 और 7, तो अब आपके पास बना गया पॉजिटिव में, तब आपका पास आ रहा था नेगेटिव में। ओके, तो ये तो जैसे ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वैसे ही रिजल्ट आएगा ना। मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में तो आप जब भी आप कैलसी का यूज करते हैं, यानी जो भी साइंटिफिक कैलकुलेटर्स होते हैं उनमें आपको माइनस में भी रिजल्ट मिलता है। ओके, तो ये आपको माइनस में भी रिजल्ट दे रहा है। ओके, तो दिस इज योर साइंटिफिक कैलकुलेटर। ओके, तो देखो इसमें आपको सबसे पहले ये मैसेज आपने इस पे प्रिंट कराया, वो मैसेज ये रहा आपका, जो भी आपने ये एंटर एन ऑपरेटर और ये सब लिखा था, ये सब आपका ये मैसेज यहाँ पर प्रिंट हो गया। ओके, दूसरा आपने ये माइनस जो दिया, वो माइनस कैसे किया, सिस्टम डॉट इन ने माइनस को फेच किया, न्यू स्कैनर में स्पेस क्रिएट हुआ, उस स्पेस में माइनस स्टोर हुआ, वो माइनस जो है एससी में स्टोर हुआ, न्यू स्कैनर से एक स्पेस क्रिएट हुआ, उस स्पेस का नाम हमने एससी दिया था यहाँ पर, है ना। तो इस एससी में स्टोर हो गया। इस एससी में स्टोर होने के बाद में नेक्स्ट लाइन से, यानी एसटी डॉट नेक्स्ट लाइन से हमने स्पेस, यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट किया जाता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, स्मॉल ब्रैकेट से सी है और सावा में, है ना। तो स्मॉल ब्रैकेट में ये स्पेस क्रिएट किया जाता है, तो यहाँ पर हमने क्या दिया, माइनस जो था हमारे यहाँ स्टोर था इसमें एसटी में, तो वो माइनस जो है हमारा इसमें अब ऑपरेशन में स्टोर हो जाएगा। इसे हम ऑपरेशन वेरिएबल से उसे हम कहीं भी फेच कर सकते हैं। एसटी नेम से हम फेच नहीं कर सकते क्योंकि ये स्कैनर स्पेस है, वहां से हम फेच नहीं कर सकते, इसलिए हमको किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर कराना होता है, इसलिए हमने यहाँ पर ऑपरेशन वेरिएबल में स्टोर कराया है। देन आपने एक मैसेज और प्रिंट कराया, वो है एंटर एंड ऑपरेंड्स, वो ये रहा मैसेज आपका, एंटर एंड ऑपरेंड्स। ओके, देन आपने इसमें फिर से एक स्पेस क्रिएट किया माय ऑब्जेक्ट नेम से, माय ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, माय ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट से आपने, तो माय ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट से आपने एन1 में वैल्यू स्टोर करा दी, माय ऑब्जेक्ट में जो पहली वैल्यू आपने स्टोर की 8 और दूसरी वैल्यू 7 दी, वो आपने n2 में स्टोर करा दी। अब जो ऑपरेंट की वैल्यू आपने माइनस दी ऑपरेशन की वैल्यू माइनस दी है, यानी कि जो भी आपने ऑपरेटर की वैल्यू माइनस दी है वो माइनस आपका इसमें ऑपरेशन में जाएगा। ऑपरेशन में जाने के बाद यहाँ पर अब वो चेक करेगा किस केस से मिल रही है, तो पहले केस से तो नहीं मिल रही है, पहले केस में प्लस है, दूसरे केस से मिल रही है, तो दूसरा केस आपका चल जाएगा। तो दूसरे केस में आपको वैल्यू कैसे मिलेगी, n1 की वैल्यू देन माइनस साइन विद स्पेस सेपरेटेड, यानी कि 2 स्पेस विद 2 स्पेसेस, है ना, इनिशियली एंड आफ्टर। देन n2 की वैल्यू देन इक्वल विद 1 स्पेस और देन ये। ओके, ऐसे ही आप डिफॉल्ट को भी चला सकते हैं, ऐसे ही आप कोई भी चला सकते हैं। ऐसे डिफॉल्ट का मैंने औरों में भी चला के दिखाया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। वैसे मैं डिफॉल्ट का आपको एक और चला के दिखा देती हूँ। जैसे आपने ये दिया ग्रेटर देन साइन वाला और यहाँ पर आपने ऑपरेंड्स दे दिया 8 और 7। ओके,
यहाँ पर आपने दे दिया 9, तो आपके पास क्या आ गया, एरर ऑपरेटर इज नॉट करेक्ट, क्योंकि आपने ऑपरेटर गलत दिया है। ओके, तो ये आपके पास एरर आ गया। ओके, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। सी प्लस प्लस, सी है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच केस स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, इसका वर्क कैसे किया जाता है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। सी प्लस प्लस, सी है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, स्विच केस स्टेटमेंट की फंक्शनिंग क्या होती है, स्विच केस स्टेटमेंट की फंक्शनिंग को प्रोग्राम में कैसे यूज किया जाता है, स्विच केस स्टेटमेंट का प्रोग्राम में सिंटेक्स को कैसे यूज किया जाता है, सिंटेक्स कैसे लिखा जाता है, सिंटेक्स कैसे रन कराया जाता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है। जैसे सिंटेक्स ये है ना आपका, ये जो आप लिख रहे हो ये आपका सिंटेक्स ही तो है, ये स्विच केस का, ये आपको मैंने सिंटेक्स बनाना बताया था, ये पूरा सिंटेक्स है ना, तो ये आप समझ ही गए होंगे कि कैसे यूज किया जाता है, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, कैसे आउटपुट जनरेट करता है सिंटेक्स, ये भी मैं आपको बता दिया मैंने इस वीडियो में, तो आपको ये भी समझ आ ही गया है। तो और स्विच केस स्टेटमेंट में प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, स्विच केस स्टेटमेंट को प्रोग्राम लिखते समय क्या क्या फॉलो रखना होता है, क्या क्या दिमाग में होना चाहिए, कितने वेरिएबल्स बनाए जाते हैं, उन वेरिएबल्स का कैसे यूज किया जाता है, हर एक चीज स्विच केस स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको इस वीडियो में क्लियर हो गई होगी। तो प्लीज like this video, share this video and subscribe my channel for finding latest uploaded videos of my channel, or press the bell icon for taking notification of my new latest uploaded videos. So thanks for watching. Like, share and subscribe my channel.